हम लोग जो है इस समय बिल्कुल मध्य यूरोप के अंदर है। 10 से ज्यादा अलग अलग परियोजनाएं जो है वो बिल्कुल तैयार हैं और वो पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो अपना प्रभाव डालती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही इन परियोजनाओं के ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा। ये अलग अलग स्टेज के ऊपर है। कुछ जगहों के ऊपर जो है वो जो बेसलाइन डेटा है, आधार रेखा जो है वो कहीं और से उसका डेटा लेकर आ रहा है और कई बार अलग अलग आर्थिक समाधान भी देने की जरूरत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात कुछ और है। ये सभी कार्य जो है वो परियोजनाओं के एक ही सभी चीजों को परियोजना के एक ही पोर्टफोलियो के अंदर लेकर लाया जा रहा है। और इसी तरीके से जो है एशिया और अफ्रीका के अंदर भी जो है सामरिक दिशाएं दी जा रही है। वियतनाम के अंदर भी ये अफ्रीका और एशियाई बाजार जो है ये काफी ज्यादा जो है वो आकर्षित करता है क्योंकि जनसंख्या यहाँ की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ यातायात के नए तरीके जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि एक महाद्वीप के ऊपर सारी चीजें एक साथ की जाए, जी नहीं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये कि हम लोग किस तरह से फ्लैगशिप परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग जो है वो नियामक की जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा कर सके, जैसे बेलारूस में हमने पूरा किया, और कैसे इसको वैश्विक स्तर के ऊपर ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर इसकी एक बड़ा जो सबसे बड़ा कॉरिडोर जो था उसमें मिन्स्क मॉस्को का चयन क्यों किया गया, ये एक अच्छा प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी कहानी भी है। Потому что здесь сочетается нескольких важных факторов. Во-первых, маршрут... सबसे पहले कि बहुत सारे कारक इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो रूट जो है वो दो देशों की राजधानियों को जोड़ता है, जो कि रूस के पुराने रूस के राज्य थे, और इसी के साथ साथ हम लोग जो है मानवीय संबंध भी बना सकते हैं। दूसरा, बेलारूस जो है वो हमारा आधार है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर सारी चीजें हैं, यहाँ पर जो है वो सारी की सारी चीजें हैं और ये बेलारूस के अंदर जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा अद्यतित जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरे देशों के पास ऐसा नहीं है। उसके बाद मिन्स्क मॉस्को रूट जो है वो एक अलग परियोजना नहीं देखी जाती, बल्कि एक पहला चरण है पूरे के पूरे वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर के लिए, जिसके अंदर 10,000 किलोमीटर लंबा कार्य होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मैप में एक ही तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें पहले मौजूद है। और उसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो है खास करके मेरे लिए कि ये जो परियोजना जो है ये बेलारूस के राष्ट्रपति ने भी इसके ऊपर हामी भरी थी 1997 में। 30 साल पहले उन्होंने बेलारूसियन सरकार को कहा था कि वो वैज्ञानिक अनुसंधान को पूरा करें और साथ ही साथ विकास कार्य को पूरा करें ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। और तो इसी से ही हाई स्पीड स्विंग रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो विकसित हुआ। और आप जो है इनके बारे में पढ़ सकते हैं एनाटोली ब्लवात्स्की के मॉडल के ऊपर, और इसका नाम है यूनेस्को रोज टू द स्काई। 155 फीट से लेकर 158 फीट तक ये जो किताब है ये 2014 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ये कहा गया था, ये निर्देश दिया गया था कि आपको प्राथमिकता देनी होगी बेलारूस के गणतंत्र को बनाने के लिए, हाई स्पीड सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जो कंपनी जो है वो अपनी क्षमताओं के साथ जो है वो उसको बढ़ा रही है और साथ ही साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को भी बेहतर करेगी। इसको मिनिस्टर्स ने हस्ताक्षर किया था और ये जो दस्तावेज था ये चार मंत्रियों के पास गया था, अर्थव्यवस्था विभाग, यातायात विभाग और दूसरे कई और मिनिस्ट्रीज में भी ये गया। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को खास करके बेलारूस के लिए कुछ विशिष्ट प्रपोजल्स को लेकर जो कि कार्य जो है वो बेलारूस के राष्ट्रपति ने जो है उसके लिए लोगों को नियुक्त किया था। और इसी के साथ साथ एक मेमो भी था जो कि बताता है कि अगर हम लोग रणनीति का चयन करते हैं और सही तरीके से चयन करते हैं, जहां पर हम पेटेंट्स की भी बात करते हैं, तो बेलारूस जो है जो बेलारूस के जो निवेशक है, नागरिक हैं, वो बहुत बड़े लाभांश जो है प्राप्त कर सकते हैं, लाइसेंसेस की बिक्री कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं अपने शर्तों के ऊपर, जहां पर जो रॉ मटेरियल जो कि कच्चा माल उसकी बात करते हैं, उसको प्राप्त करने की बात करते हैं। और ये भी बताएगा कि एक बहुत बड़ा जो वैज्ञानिक क्षमता बेलारूस की है उसको भी ये दिखाएगा। और हम लोग मॉस्को मिन्स्क के साथ शुरू कर सकते हैं। और क्या यहाँ पर जोड़ सकता हूँ, तो देखिए ये कुछ ऐसे साल थे जो कि 1990 के दशक जिसने जो कि बहुत अस्थिर थे और बेलारूस की सरकार के पास बहुत दूसरे मुद्दे थे। स्ट्रीट ट्रांसपोर्टेशन को छोड़कर उन्हें जो है वो बेलारूस को कैसे बचाना है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता थी।
президента. Ну, поручение президента. Я принял решение, что इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे जो है राष्ट्रपति ने जो कहा है частный бизнес. उसको मुझे किस प्रकार से जो है लागू करना है, और ये सरकार के माध्यम से नहीं होगा बल्कि ये निजी कंपनियों के माध्यम से होगा, जैसे कि 100 साल पहले रेलवे के साथ हुआ। और ये जो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज जो थे वो निजी कंपनियों ने बनाई थी, और साथ ही साथ निजी उद्यमी भी जिसके साथ कर रहे थे, जैसे कि बोइंग और फोर्ड। तो जीटीआई ग्रुप के अंदर जो ऑनस्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी मेरे लिए जो है वो एक कदम दर कदम क्रियान्वयन था, राष्ट्रपति के निर्देश को चरण दर चरण पूरा करने का लिए एक ऐसा कार्य जिसे बेलारूसी सरकार पूरा करने में विफल रही थी। और एक और जहां तक अगर हम शहरी और फ्रेट परिवहन की बात है तो ये भी कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, और इसने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना जो कि हाई स्पीड ट्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीड के रूप में कार्य करता है, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बेलारूस के राष्ट्रपति के निर्देश को पूरा करने का अंतिम चरण है। और आज मैं इसके बारे में खुल के बात कर सकता हूँ। अतीत में मैं चुप रहता था ताकि कोई हस्तक्षेप ना करे, लेकिन अब मैं नहीं कर सकते, और अब मैं खुलकर बात कर सकता हूँ और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो डॉक्टर मिन्स्की, इस मॉडल के भीतर कंपनी समूह के रेवेन्यूज राजस्व कैसे उत्पन्न किए जाएंगे? देखिए, दो स्तरों के बीच में अंतर करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, इंजीनियरिंग कंपनी की ही आय, जो कॉर्पोरेशन है वो परियोजना को विकसित करता है और उसके लिए वित्त पोषण को सुरक्षित करता है, और यूनिवर्सिटी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक जो है वो पूर्ण डिजाइन और डिजाइन को विकास करता है, तकनीकी समाधान का विकास करता है, इंजीनियरिंग दस्तावेज तैयार करता है, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और रोलिंग स्टॉक की भी आपूर्ति करता है। और एसडब्ल्यू प्लांट जो है वो हमारे निवेशकों द्वारा इसका मालिकाना हक है, और इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग सुपरविजन भी प्रदान करता है, और साथ ही साथ और प्रौद्योगिकियों को भी लेकर आता है, और साथ ही साथ हम लोगों को उसके ऊपर रॉयल्टीज भी मिलने का आसार है, क्योंकि हम लोगों को इसकी सारी तकनीकी जानकारी मौजूद है। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसी भी देश के नियमों के अनुसार चल रहा है, बेलारूस में भी। और कंपनी जो है वो ऐसे कार्य को जो है वो आगे बढ़ाएगी, और उसके लिए उनको जो है वो उनको जो है उसके लिए वित्त पोषण किया जाता है। अब जो है वो कंपनी का जो स्थिर प्रॉफिट है वही बहुत जरूरी है, केवल एक कंपनी नहीं, सभी कंपनियों का, ताकि हम लोग अपने निवेशकों को पुरस्कार दे सकें। और दूसरा जो है कंपनी का वैल्यू, उसका मूल्य, और जो परियोजना वो बनाता है। और अगर हम लोग जैसे जैसे फिजिबिलिटी स्टडीज की बात करें तो भौतिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ रहे हैं और पार्टनर्स को आगे लेकर आ रहे हैं, और हम लोग जो है परियोजनाओं को क्रियान्वयन तक लेकर जाते हैं। और कंपनी जो है वो अपनी कैपिटलाइजेशन को जो है वो और बेहतर कर सकती है, बढ़ा सकती है, और आगे चलकर ये कंपनी जो है वो दूसरी चीजों के ऊपर भी काम करेगी, जैसे लाइसेंसिंग के ऊपर, और डिविडेंड सब्सिडरी से भी, और अलग अलग परियोजना के अंदर भी निवेश करेगी, केवल डिजाइन के लिए नहीं बल्कि साथ साथ कार्य संचालन और निर्माण के लिए भी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये लगातार 100 साल के लिए भी काम कर सकता है। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि अब एक शताब्दी से ज्यादा हो चुका है, और उसके जो मालिक है उनको आज भी जो है वो डिविडेंड्स यानी कि लाभांश प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये सब अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन ये सब तालमेल में काम करते हैं ताकि एक दूसरे के पूरक बन सके। तो क्या हम लोग इसे और अधिक सरल रूप से रख सकते हैं? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेशन है वो परियोजनाओं के लिए धन जुटाता है, और हम लोग उसके बाद जो कॉरिडोर्स का क्रियान्वयन की स्वयं व्यवस्था करते हैं? सामान्य शब्दों में कहें, डॉक्टर इसकी कह रहे हैं तो जी हाँ, परंतु ये समझना भी जरूरी है कि हर एक व्यक्तिगत परियोजना की अपनी वित्तीय और कानूनी संरचना होगी। कुछ मामलों में ये एक परियोजना कंपनी हो सकती है, और दूसरों में ये सरकार के साथ या निजी निवेशकों के साथ साझेदारी हो सकती है। सामान्य सिद्धांत इस प्रकार है, जो कॉर्पोरेशन है वो वित्तीय संरचना को विकसित करता है, इंजीनियरिंग केंद्र कमीशन का काम करता है, उसको शुरुआत का काम करता है, और साथ ही साथ उसके लिए उसे भुगतान भी दिया जाता है। इसके बाद परियोजना क्रियान्वयन में चली जाती है, और जैसे जैसे सफलतापूर्वक विकसित होता है, जो कॉर्पोरेशन और परियोजना कंपनी दोनों स्तर के ऊपर अतिरिक्त मूल्य बनाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत परिवहन परिसरों की बिक्री पर निर्भर रहना बंद कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस उत्तर के लिए। और जीटीआई निवेशकों के लिए किस स्थान पर ये प्रणाली जो है वो काम करते हैं, वो किस स्थान पर
और मुझे लगता है कि ये सारे जो जो आज यहाँ पर मौजूद हैं वो हम लोगों वो जो है वो इसके बारे में जानना चाहेंगे, या जो लोग YouTube में हमें देखेंगे वो भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। GTA निवेशक इस समय किस स्थान पर जो है। बिल्कुल, मैं भी मैं स्वयं एक बहुत बड़ा निवेशक हूँ, तो इसीलिए मैं इसके अंदर जो है एक निवेशक के रूप में काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। तो GTI निवेशकों ने काफी समय से मुझे वित्त पोषित किया है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए। बिना इसके जो मौजूदा चरण तक जो है वो चीजें नहीं हो सकती। आज हमारा जो कार्य है वो ये है कि हम लोगों को एक सीधा लिंक बनाना है जहां पर हम लोग परियोजना की व्यवस्था को देखें, उसके बाद डिजाइन, कार्य संचालन और दूसरी जो चीजें हैं उनका भी ध्यान रख सके। और हम लोग यहाँ पर सभी को पीछे छोड़ रहे हैं। यूएस की स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज जो कि GTI द्वारा निर्मित है, और इसीलिए जो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कॉर्पोरेशन की इक्विटी के अंदर जो होंगी वो एक संबंध लेकर आएंगी और इस नए परिसंपत्ति के अंदर जो है वो अपना योगदान देंगी। और इसी के साथ साथ जो कुछ चीजों को थोड़ा और सरल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जब आप प्रत्यक्ष रूप से जब आप ये कंपनियां जो है वो कॉर्पोरेशन शेयर्स के माध्यम से जब आप करते हैं तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जो हक होते हैं निवेशकों के वो रजिस्टर के साथ और कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से होती हैं। और इसीलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग एक पारदर्शी कानूनी संरचना बनाए और उसके बाद एक जो है वो सार्वजनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसका भी शुरुआत की जा सकती है। परंतु मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि जब तक ये सारे के सारे निर्णय नहीं लिए जाते हैं तो सुरक्षा और उनकी चीजों को भी ध्यान देना और सारी की सारी जानकारी जो है वो भी सार्वजनिक की जा चुकी है। और कोई भी पब्लिक ऑफरिंग जो है वो नहीं कर सकता, ये कानून प्रतिबंध करता है। और कोई भी जो भविष्य के अंदर शेयर जारी किए जाएंगे तो उसके अंदर पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स के हक और उनके मूल्य जो है ये सारी की सारी चीजें जो है वो तभी घोषित की जाएंगी जब इनका चयन किया जाएगा। और ये घोषणा कानूनी आर्थिक रूप से स्वीकृति होने के बाद जाएगी। वर्तमान में प्रमुख सीमित कारक निगम की संपत्ति का गठन करेगा। और यहाँ पर जो है सह संस्थापकों ने नकद में शेयर पूंजी का पूरी तरह से भुगतान किया है। ये वही जगह जहाँ पर अपने निवेशकों के समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि सामूहिक कंपनियों के पास वर्तमान में कोई भी मुफ्त या कोई भी नकदी उपलब्ध नहीं है। और अगले महीने में GTI को इस काम को पूरा करने के लिए $3 मिलियन अमेरिकन US की आवश्यकता होगी। तो डॉक्टर निस्की, ये जो शेयर मूल्य को और रिटर्न की अपेक्षित दर को आप घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि गंभीर निवेश गतिविधि जो है वो कभी भी प्रारंभिक वादों के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। कानून इसे प्रतिबंध लगाता है और इसे आपराधिक दायित्व भी बन जाता है और मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। तो जो ऑफर प्राइस है वो आपकी परिसंपत्ति के ऊपर होता है, आपकी व्यवसायिक योजना के ऊपर होता है, मूल्यांकनों के परिणामों के ऊपर होता है, वित्त पोषण की राशि के ऊपर होता है। और उसके बाद जो रिटर्न की जो दर है वो वास्तविक प्रदर्शन पर निर्भर करती है और इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लाभांश पर भी यही बात जो है वो लागू होती है। हमारा उद्देश्य जो है वो भी एक आकर्षक आंकड़ों को घोषणा करने की नहीं है। हमारा उद्देश्य एक कार्यशील आर्थिक मॉडल बनाना है जिससे आय को वास्तव में उत्पन्न किया जा सकता है और लाभांश के रूप में इसका भुगतान किया जा सकता है और इसको जल्दी से जल्दी करने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर निस्की, ये तो बहुत ही पारदर्शी रवैया है आपका और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो निवेशक हैं वो इसकी सराहना करेंगे। इस समय 1300 से ज्यादा लोग हम लोगों को देख रहे हैं और ये जो विचार है वो सभी के साथ जो है वो मेल खाएंगे। तो डॉक्टर निस्की, जो आय का निवेशकों के लिए वो कौन सा स्रोत होगा जो कि इस कॉर्पोरेशन के शेयर्स को खरीद रहे हैं, तो उनको आय कैसे प्राप्त होगी? वो कॉर्पोरेशन के शेयर्स उनको आय कैसे प्राप्त होगी? तो जी हाँ, देखिए, ईमानदारी जिसे कहते हैं कि सबसे बढ़िया नीति है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत साल लगेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग इससे काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे और दूसरी परियोजना की तुलना में और दूसरी कंपनियों की तुलना में काफी जल्दी आगे बढ़ेंगे। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के मॉडल के अंदर दो स्रोत होते हैं, एक होता है लाभांश और मैं यहाँ पर निवेशकों की आय की बात कर रहा हूँ। जब कॉर्पोरेट जो है वो प्रॉफिट कमाता है और उसके बाद वो उस प्रॉफिट में से उस लाभ में से जो है वो निवेशकों को वो देता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अनन्य केस है जहां पर मैंने अपने वकीलों से कहा कि मुझे 50% जो प्रॉफिट्स हैं वो डिविडेंड्स के रूप में
जाएंगे, Наша Карпат записана. जो है 5 से 10 या 15% तक आपको लाभांश मिलता है। लेकिन हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर 50% प्रॉफिट जो है वो निवेशकों के साथ साझा किए जाएंगे। Они же учредители. और То есть это зал. जो संस्थापक है, Это और संस्थापक भी तो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर धारक होते हैं। владельцы. मैं यहाँ पर यूनिस्की स्विंग Это возможно. टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ। और दूसरे Основной. जो आय का स्रोत होता है वो होता है कि शेयर प्राइस की जो मूल्य है वो बढ़ जाए, Чтобы зависит от того, как мы क्योंकि वो वाकई में बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो है इस चीज के ऊपर निर्भर करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। और अगर कॉर्पोरेशन जो है वो एक पोर्टफोलियो परियोजना का पोर्टफोलियो बनाता है और साथ ही साथ सामरिक पार्टनर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो हम लोग जो है И создает проектные компании. बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ, और वो अपनी प्रोजेक्ट कंपनियों को स्थापित करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर Продать акции дороже. परियोजना में जब वो आएंगे तो उससे मूल्य बहुत बढ़ जाता है और निवेशक जो है वो अपने शेयर को एक बहुत अतिरिक्त मूल्य पर बेच सकते हैं, जिसके लिए जो अपनी खरीदारी से काफी ऊपर हो सकता है। छोटे समय के ऊपर भी एक मैक्सिमम जिसकी एक कहानी हमने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, तो एक यूक्रेन के जो बहुत बड़े जो जमींदार थे और हम लोग उस समय काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे, जब रूस एकीकृत होता था और वो तैयार थे प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश करने के लिए $120 मिलियन। और उन्होंने कहा, अनातोली, हम लोग उस समय जो है पहले नाम से एक दूसरे को संबोधित करते थे और हम लोगों की उम्र भी एक थी। उन्होंने कहा, अनातोली, मैं $1 मिलियन में निवेश कर सकता हूं, लेकिन मैं उससे बाहर कैसे निकलूंगा? और मेरे पास वाकई में उसको बताने के लिए कुछ नहीं था। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आप जो है परियोजना को बाहर जा सकते हैं और उस तुलना में जो है वो परिसंपत्ति की रणनीति क्या होगी ये आपको देखने की आवश्यकता होगी। हर कोई इसके बारे में सोचता है कि किस प्रकार से जब आप इसको वापस बेचें तो उसको आपको मुनाफा होना चाहिए, ताकि वो अपने शेयर्स को बेचें तो उच्चतम मूल्य पर बेचें। और मैं यहाँ पर कोई टाइमलाइन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ही छोटे समय के लिए। और यहाँ पर जो सक्षमता की बात हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शेयर्स का मूल्य है वो बाजार में गिर भी सकता है। और यहाँ पर जो है आपको जो है ये देखना होगा कि किस प्रकार से जो खरीदार है उनको लाइसेंस उनका कैसे दिया सकते हैं। और मुझे ये मालूम है कि इस समय शेयर्स तो नहीं बेच सकते, जीटीआई शेयर्स इस समय नहीं बेच सकते हैं, लेकिन ये हम लोग खुले तरीके से बातचीत कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि सकारात्मकता जो है वो जोखिमों को छुपाने में नहीं होती, परंतु ये समझने में होती है कि जोखिम को कैसे प्रबंधित करना है। तो बताइए, तो डॉक्टर नित्स्की, इन सभी 12 सालों के अंदर आपने बार बार ये बताया है कि आप वाकई में पेशेवर तरीके से जोखिम का जो है वो संचालन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और दर्जनों अलग अलग जोखिम थे, क्योंकि हम लोगों ने सभी के ऊपर काम किया है। 1 साल पहले तक हमारे पास बहुत बड़ा जोखिम था और आप उसको बहुत अच्छे से उसका प्रबंधन करते हैं। और देखिए कि कैसे आधे वर्ष के अंदर हम लोग आगे कैसे बढ़े हैं। और इसी के साथ साथ जो है ये जो स्वतंत्र ऑडिटिंग, सही डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन का, और साथ ही साथ उसके बाद कॉर्पोरेशन के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड किए जा सकते हैं एक संयुक्त बाजार के अंदर। और एक बार जब कंपनी जो है वो एक बड़े स्तर पर पहुंच जाती है और दूसरे प्राधिकरण की मांगों को भी पूरा करती है, तो हम लोग जो है जो देश के बाहर की एक्सचेंज के ऊपर भी हम लोग चीजों को जो है वो स्थापित कर पाएंगे। परंतु ये जो है ये आप जो है परियोजना क्रियान्वयन के ऊपर काम नहीं करते, तो आगे आप सीधा तरीके से काम करें और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाएं। तो सबसे पहले जो है जो मूल्य को बनाना होगा, और उसके बाद मूल्य को बनाने के बाद जो है उसकी रिपोर्टिंग और लेखा पालन किया जाना चाहेगा, और उसके बाद बाजार जो है वो इसके ऊपर काम करता है। तो इस मॉडल के ऊपर ये पता चलता है कि दो अलग अलग तरह के चैनल्स हैं जहां पर रिटर्न प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला चैनल जो है वो इंजीनियरिंग के मध्य में है, यूएसए स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पहले भी हुआ था। और उसके बाद जो है कस्टमर्स जो है वो प्री डिजाइन के लिए भी पैसा देते हैं, वो इंजीनियरिंग के लिए भी कार्य देते हैं, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, लाइसेंसेस, ये सभी महंगा कराते हैं। और ये जो है ये रेवेन्यू और मुनाफा जो है वो जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए मुनाफा कमाता है। दूसरा जो चैनल है वो परियोजना की कंपनियों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और यूएसटी जो कंपनी है, यूएसटी की कंपनी जो इसके साथ जुड़ी हुई है, एक डिविडेंड यानी कि लाभांश का जो स्ट्रीम है वो भी उभर सकता है और आप अपने आप को संभाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि कॉर्पोरेट के अंदर जो भी आप भेज रहे हो वो वैध होनी चाहिए, और जब तक कोई ऐसी प्रणाली नहीं बन जाती तो आप जो है वो किस प्रकार से ओनरशिप इंटरेस्ट के ऊपर, शेयर्स के ऊपर और गारंटेड भुगतान के ऊपर आप कैसे बात कर सकते हैं, और बिना किसी
भुगतान के हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो प्रासंगिक शब्द हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे जब सारी की सारी चीजें जो है वो पूरी की गई होंगी। रॉक्सिनस्की, एक प्रश्न है कि ऐसे जो मॉडल्स हैं वो पहले क्यों नहीं बनाए गए 2015 में, 2016 में, और उस मॉडल का इस्तेमाल जो है प्राप्त करके जो नतीजे हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर सके। Нельзя эффективно создавать институтную корпорацию, когда нет подтвержденной технологии. सरल बात तो ये है कि सभी चीजों का एक समय होता है। जब तक आपके पास प्रौद्योगिकी नहीं होती आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं बना सकते हैं। जब तक आपके पास इंजीनियरिंग टीम नहीं होती, जब तक आपके पास एक डिजाइन ब्यूरो नहीं होता, तब तक आप चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रौद्योगिकी को विकसित करने की आवश्यकता थी। उसके बाद टेस्टिंग फैसिलिटी बनाना जरूरी था। तकनीकी सोल्यूशन जो है उनको और पूरी की पूरी जो असेंबली और सभी इक्विपमेंट, सभी प्रणालियां, जो अनुप्रणालियां, जो पूरा का पूरा एक परिसर जो है उन सभी को प्रशिक्षण के माध्यम से गुजरना पड़ा और साथ ही साथ वित्तीय प्रदर्शन और दूसरे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, विशेषताएं जो है वो जुड़ी हुई है और साथ ही साथ जो कौशल है उनको भी विकसित करना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी तैयार करना है। पहले कमर्शियल परियोजनाओं के नतीजे प्राप्त होने चाहिए और उसके बाद जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक जा सकते हैं। और ये जो नींव है ये अब काफी अच्छे तरीके से स्थापित हो चुकी है और अगर हम इसकी तुलना कुछ साल पहले से करते हैं। डॉक्टर चिनित्स्की, आप बताएं कि क्या विकास हैं जो हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर जो ये बताते हैं कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बदलाव के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नतीजे हैं जो कि जिसकी सराहना नहीं की जा रही और वो है यूलाइट कमर्शियल परियोजना के शुभारंभ का एक्वारियल इको पार्क के अंदर। ये बताता है कि प्रौद्योगिकी जो है वो केवल और केवल टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए नहीं बल्कि वो असल में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। और एक और महत्वपूर्ण मील था सॉस्ने हेल्थ रिजॉर्ट्स के ऊपर कार्य करना, जहां पर जो कि प्रॉपर्टी को प्रबंधित करने वाले निदेशालय की तरफ से था। सॉस्ने का जो रिजॉर्ट है वो बहुत कम है और यहाँ पर आप ये कहें कि केवल 200 मीटर का ही है, परंतु ये फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु इसके बिना हम लोग एक ढांचा तैयार नहीं कर पाएंगे और इस प्रौद्योगिकी के लिए इंजीनियरिंग और साथ ही साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए बेलारूस ने अब जो है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए जो है मानकों को भी जोड़ा है। परियोजना जो है वो एक समीक्षा से गुजरी जो कि राज्य के विशेषज्ञ थे और ये बहुत बड़ा जो है वो फल है। और जो पहली परियोजना जो है वो हमेशा जो है उसको सबसे मुश्किल कार्य करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल, कंस्ट्रक्टिव и так далее। ये बताना पड़ता है कि सारी की सारी चीजें हो सकती हैं, दस्तावेजीकरण करना पड़ता है, प्रक्रियाओं को रखना पड़ता है और सभी विभागों का समाधान या उनको बनाना पड़ता है और ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत आए उसका समाधान निकाला जा सके। और ये सारी की सारी चीजें ये परियोजना जो थी वो पहली परियोजना थी और ये सारी की चीजें हम लोगों को स्वयं करनी पड़ी। और दूसरी जो परियोजना है वो उस आधार के ऊपर है जो कि पहली परियोजना ने जिसको पूरा किया है। और तीसरा जो परियोजना जो है वो और ज्यादा प्रक्रिया तेज हो जाएगी और इस प्रकार जो है वो स्केलिंग प्राप्त होती है धीरे धीरे, कदम दर कदम, चरण दर चरण। एक बच्चा जो कि जिसने केवल और केवल जो है उसने अभी चलना सीखा है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकता, लेकिन जब ये बच्चा बढ़ जाता है, मांसपेशियां बन जाती हैं, तो ये हो सकता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सके और हम लोग अब उस चरण के ऊपर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आपकी दूरदर्शिता कितनी दूर तक जाके जो प्रौद्योगिकी आपने बनाई है। Когда действительно при запуске и реализации проекта в акварели многие даже инвесторы, जैसा कि आपने कहा कि जब एक्वारेल परियोजना शुरू की गई थी तो बहुत सारे निवेशकों ने जो है वो पूछा कि इसकी क्यों जरूरत थी और कुछ सालों के बाद दोस्तों हम लोग ये नतीजों को देख सकते हैं और साथ ही साथ सराहना कर सकते हैं परियोजना जो कि एक्वारियल के अंदर है। और उसके बाद एक स्टेट ऑर्डर यानी कि राज्य का ऑर्डर जो कि सॉस्ने हेल्थ रिजॉर्ट से हम लोगों को प्राप्त हुआ और फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क और सारे के सारे जो फायदे हैं जो कंपनी के पास है और उसके बाद
अगला जो चरण है वो होगा कि हम लोग बड़े बड़े परियोजनाओं के ऊपर जाएं। जी हाँ, बिल्कुल, और यही चीज मैं अभी कर रहा हूँ। ये कस्टमर के रूप में देख रहा है, क्योंकि आपको कस्टमर्स के लिए 20-50 साल की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है वो कस्टमर बनते हैं और बिना उसके ये सारी की सारी चीजें नहीं हो सकती। और बेलारूस का जो अनुभव जो है वो हम लोगों की मदद करता है कि हम दूसरे देशों में भी काम करें, क्योंकि नियामक या रेगुलेशंस के इसके अंदर आपको जो है बताएगा कि जो दस्तावेज जो है जो एक बार बनाया जाएगा वो हर एक प्राधिकरण में, हर एक देश के अंदर जो है वो लागू रहेगा। हर एक प्राधिकरण के अलग अलग नियम होते हैं, परंतु यदि एक देश के पास राष्ट्रीय मानक हैं, टेस्ट नतीजे हैं, उनके नतीजे हैं, एक्सपर्ट रिव्यूज हैं, तो ये एक प्रकार का प्रमाण बन जाता है दूसरे देशों के लिए। एक जो बाहर से काम कर रहे हैं उनके लिए आपको काम करना होगा, और ये प्रौद्योगिकी जो है वो कुछ प्रक्रिया के अंदर जो है वो आधिकारिक रूप से पहुंच चुकी है दूसरे देशों के अंदर, और इसकी वजह से जो है मौजूदा जो इंजीनियरिंग समाधान है वो एक प्रारंभिक बिंदु बन जाते हैं, और जहाँ पर हम लोगों को सारी चीजों को फिर से शुरू नहीं करनी पड़ती। और इसी के साथ साथ जो है वो इंटरस्टेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी कार्य चालू है, जहाँ पर एक बार सभी की सभी चीजों को पूरा कर लिया गया है, और साथ ड्यूरेशन क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। तो ये जो रेगुलेटरी जो फाउंडेशन है ये बहुत जरूरी है। यूएई और जो देश जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है और जो दूसरे देशों से है। तो डॉक्टर निस्की, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि आज जो सामूहिक कंपनियां हैं वो पायलट परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर तक जा रही है, क्या ये एक अलग अलग मापदंड है? जी हाँ, बिल्कुल, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को कुछ चीजों के ऊपर दबाव देकर बात करनी होगी। पायलट परियोजनाएं जो होती हैं वो अपने महत्व को नहीं खो रही है, बल्कि उनका महत्व बढ़ रहा है, और उनका क्रियान्वयन जो है वो और ज्यादा सक्षम तरीके से, जल्दी तरीके से हो रहा है। जैसे कि वो कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, मिन्स्क से व्लादिवोस्टोक, मॉस्को, छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जो कि आपको दर्शाती हैं कि प्रौद्योगिकियों को दूसरे नए देशों के अंदर बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और आप जो है वो और इंजीनियरिंग केंद्र के साथ आप काम कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक नींव जो है अर्थव्यवस्था की नींव आप कर सकते हैं। इस निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हम लोगों को 100, 200 या 500 छोटी छोटी परियोजनाओं को देखना होगा, और कितना साल हम लोगों को लगेंगे। क्या ये बिल्कुल यथार्थ है? क्या हमारे पास इतने पर्याप्त लोग होंगे कि हम लोग अलग अलग देशों में लोगों के साथ काम सकें, कंपनियों को समर्थन दे सकें, और ऐसा सब करना बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से असंभव हो जाता है। एक कॉरिडोर, मिन्स्क मॉस्को कॉरिडोर, जो कि छोटी छोटी परियोजनाओं से बना होगा, और जिसमें निवेश, रेन्यूमरेशन यानी कि पुरस्कार, और ये सारी की सारी चीजें। तो हम लोगों को दोनों दिशाओं में जाना होगा। छोटे छोटी परियोजनाएं जो कि हम लोगों का आधार बनेंगी, और बड़ी परियोजनाएं जो कि कॉर्पोरेशन द्वारा जो है वो क्रियान्वित की जाएंगी, और जो प्रोजेक्ट है वो कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर जो है वो मुख्य बिंदुओं को जोड़ते हैं एक पूरी की पूरी एकीकृत प्रणाली के लिए, और इसी तरह जो है वो नेटवर्क विकसित होता है। पहले नोड्स बनते हैं, फिर संबंध बनते हैं, जैसे कि हमारे जो मस्तिष्क में जैसे न्यूरॉन्स हैं वो भी इसी के ऊपर काम करते हैं, और उसके बाद जो संबंध है वो और बहुत अच्छे से बन जाता है। सितंबर में इकोफेस्ट आने वाला है, और हम लोग इसका काफी इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। तो आपके अनुसार ये इकोफेस्ट क्या भूमिका निभाता है कंपनी की मौजूदा रणनीति के अंदर? इकोफेस्ट जो है एक व्यक्तिगत उत्पाद को प्रदर्शित करना नहीं है, बल्कि एक निवेशकों और भागीदार मूल इंजीनियरिंग अवधारणा से लेकर वाणिज्यिक परिसर और राष्ट्रीय मानकों, वाणिज्यिक परियोजनाओं और बुनियाद और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के विकास को भी देखेंगे। और हम लोगों को ये प्रदर्शित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और एक संपूर्ण बनाते हैं, ये अलग थलग नहीं है।
परीक्षण सुविधाएं अपने लिए मौजूद नहीं होती हैं, ये प्रौद्योगिकियां बनाती हैं। ये प्रौद्योगिकियां वाणिज्यिक परियोजनाओं की नींव बन जाती हैं। वाणिज्यिक परियोजनाएं नियामक और परिचालन अनुभव उत्पन्न करती हैं। ये अनुभव बुनियादी ढांचे और रसद गलियारों के निर्माण को करना संभव बनाता है, और ये कॉरिडोर जो है इंजीनियरिंग समाधानों के लिए एक बाजार बनाते हैं जो दशकों तक चलता रहेगा और कंपनियों के पूरे समूह के मूल्यों को बढ़ाने में और राजस्व को बढ़ाने में और निवेशकों को भुगतान करने के लिए जो है वो स्थितियां प्रदान करेगा। मैं ये प्रश्न पहले पूछना चाहता था कि एक नए बाजार के निर्माण की तुलना रेलवे, ऑटोमोटिव उद्योग और डिजिटल उद्योगों के विकास में की थी, तो अब इसकी तुलना आप किससे करेंगे? चलिए हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या उद्योग है। एक नया उद्योग जो है वो इसलिए नहीं विकसित होती है क्योंकि उसका बुनियादी ढांचा उसका विकसित हो चुका होता है। जी नहीं, जब रेलवे बनी थी तो रेलवे ने अपना बाजार खुद बनाया, और इससे पहले कि ऑटोमोबाइल्स का जो उत्पादन हुआ उससे पहले नेटवर्क, राजमार्गों का नेटवर्क नहीं था, पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क नहीं था, सर्विस सेंटर्स नहीं थे, और साथ ही साथ जो कोई भी जो रिपेयरिंग का समाधान नहीं था। तो ऑटोमोबाइल्स जो थे वो उस समय मौजूद नहीं थे, और उसके बाद जो नेटवर्क था, लैपटॉप्स थे, कंप्यूटर्स थे, उन्होंने वो सब चीजें करके दिखाई जब लोगों के पास चीजें नहीं था, जब लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता था। अगर आप किसी से पूछो कि आपको आईफोन की आवश्यकता है, तो लोग कहेंगे हमें नई चीजों की आवश्यकता नहीं है, बटन फोन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। आईफोन आया, उसकी एप्लीकेशंस आई, और फिर एक अर्थव्यवस्था बनी जो कि $10 ट्रिलियन तक के हिसाब से आसपास बनी। और आज हम लोग जो है वो इसी प्रक्रिया को देख रहे हैं एआई के साथ। कंपनियां जो है वो मौजूदा मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं, वो प्रौद्योगिकियां, उत्पाद और उनका उपयोग करने के लिए पूरी तरह से नए मॉडल बना रहे हैं। और देखिए, हम लोग एक नए वैश्विक बाजार के लिए उसको उभरने की प्रतीक्षा अपने आप नहीं कर सकते हैं। किसी ना किसी तरह से हम लोगों को बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स को बनाने की भी आवश्यकता है। हम लोगों को ये बाजार स्वयं बनाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कार्य यही है। इसको इसी वजह से स्थापित किया गया है कि एक ऐसा टूल जो कि इस कार्य को पूरा करेगा। एक बार फिर मैंने जिसके एक उद्देश्य, एक सिद्धांत जो है वो मैंने हमेशा मैंने जिसका अनुसरण किया है, और वो ये है कि अगर आप सभी से आगे निकल जाते हैं हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए आगे चलते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर यूनिस्की, हम लोग आपकी इसके अंदर मदद कर रहे हैं। तो मुख्य निष्कर्ष क्या होगा इस बैठक का? तो हमारे जो निवेशक जो है उनको आज की चर्चा से क्या सीखना चाहिए? देखिए, मुख्य निष्कर्ष यही है कि सामूहिक कंपनियां जो है अब केवल एक जगह पर नहीं खड़ी हैं, या वो अपने बाहरी आदेशों की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं, बल्कि हम लोग इनका स्वयं सृजन कर रही हैं, और हम लोग अपने प्रबंधन प्रणाली का पुनर्गठन कर रहे हैं। हम लोग अपने खर्चों को जो है उनका दक्षता से उनको परिपूर्ण कर रहे हैं। हम लोग एक इंजीनियरिंग केंद्र के लिए ग्राहक बना रहे हैं। हम लोग विशिष्ट परियोजनाओं में से अपने पोर्टफोलियो को जोड़ रहे हैं। कानूनी और कॉर्पोरेट ढांचा तैयार कर रहे हैं जहां पर निवेशकों को बनाए जा रहे मूल्यों में भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनौतियों का समाधान पहले ही आ चुका है। हमारे आगे व्यावहारिकता अध्ययन, सरकारों और भागीदारों के साथ बातचीत और बड़े स्तर के ऊपर वित्त पोषण, और साथ ही साथ जो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर परियोजनाओं को लेकर आना, ये सारे के सारे कार्य जो है वो अब एक बड़े छत्र के अंदर आए हैं। पहले जो था हमारा जो ध्यान केंद्रित था वो प्रौद्योगिकी को बनाने के अंदर था, उसके साथ एप्लीकेशन को बनाने के ऊपर था। लेकिन अब हम लोग वैश्विक बाजार बनाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये प्रौद्योगिकी जो है वो स्केल कर पाएगी, और हम लोग स्विंग टेक्नोलॉजीज में वर्ल्ड लीडर हैं। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं, ये सब कह रहे हैं कि ये हस्तांतरण हो रहा है इंजीनियरिंग परियोजना से एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय का। जी हाँ, बिल्कुल। और हम लोग अपनी जो प्रौद्योगिकी है उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं, और प्रौद्योगिकी को पूरी की पूरी
जो है अपने चक्र में, जीवन चक्र के अंदर आगे विकसित होना है। और ये जो चक्र है ये 200-300 साल का होता है या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग रेल रोड की बात करें तो ये क्या था, एक स्टील का पहिया, लेकिन फिर भी वो इसके ऊपर जो है वो पिछले 200 सालों से उसको बेहतर बना रहे हैं। दर्जनों मोनोग्राम्स और साथ ही साथ बहुत सारे अनुसंधान कागज जो है वो पहिए को विकसित करने के लिए या उनको बेहतर बनाने के लिए किए जा चुके हैं, और हम लोग भी वही करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो रेलवे और ऑटोमोबाइल जो है ये कुछ साल पहले ही आए थे? जी नहीं, जो भाप से चलने वाला व्हीकल जो था वो 1759 में बनाया गया, और स्टीम का इंजन, रेलवे इंजन जो था वो 1804 में बना। और यूएसए प्रौद्योगिकी के अंदर जो है वो हमारी सबसे बड़ी हमारा फायदा हमें प्रदान करती है। हम लोगों को बहुत चीजें उसके बारे में पता है, बहुत सारे कौशल हमारे पास है, वैज्ञानिक रूप से, इंजीनियरिंग रूप से, डिजाइन के रूप से। और कॉर्पोरेशन जो है वो एक पुल का काम करेगा प्रौद्योगिकी के बीच में, इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार के बीच में। तो एक तरफ उस पुल के हमारे पास जानकारी होगी, पेटेंट्स होंगे, इंजीनियरिंग परीक्षण केंद्र और साथ ही साथ विनिर्माण की कौशल होंगे, और दूसरी तरफ क्या होगा, देश होंगे, शहर होंगे, यात्री होंगे, निवेशक होंगे, मालवाहक कंपनियां होंगी। तो हम लोगों को इन दोनों को एक प्रणाली के साथ जोड़ना है जो सतत है, और अगर हम लगातार तरीके से इसको कर पाएंगे तो नतीजे जो है वो एक एकल परियोजना नहीं होगी या अलग ट्रांसपोर्ट लाइन नहीं होगी, बल्कि पूरा उद्योग होगा। जो निवेशक है वो मूल में होंगे, और आधे मिलियन से ज्यादा निवेशक हैं। मैं आपको सटीक संख्या भी नहीं दे पाऊंगा, तो 200 देशों से और कितने क्षेत्रों से, और हमारे पास निवेशक तो जो है वो ऐसे देशों से भी हैं जिनको हम मान्यता नहीं देते हैं। तो जी, तो डॉक्टर यूनिस्की, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी निवेशकों की तरफ से जिन्होंने आज इस बैठक में भाग लिया और जो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे। ईमानदारी से अगर मैं बात कहूँ तो आज हम लोगों ने सुना आपको, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अद्यतन था जो कि डॉक्टर यूनिस्की ने हम लोगों को दिया। और मैं यहाँ पर सारांश में जो है वो कहना चाहूंगा, और उसके बाद हम लोग एक छोटी सी घोषणा करेंगे, एक बैठक का दूसरा हिस्सा भी होगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर यूनिस्की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे निवेशकों के प्रतिक्रियाओं के अनुसार जो आज अद्यतन उन्होंने सुने हैं, जो अपडेट सुने हैं, वो वाकई में बहुत बेहतर हैं। तो मॉडरेटर जी, आप क्या चैट को चालू करेंगे ताकि हमारे निवेशक जो है वो फीडबैक दे सके? और जब तक निवेशक हम लोगों को जो है फीडबैक दे रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि डॉक्टर यूनिस्की और मैंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात की कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन जो है वो केवल और केवल एक नई कानूनी इकाई नहीं बन चुकी है, बल्कि एक मुख्य रूप से परिवर्तन लेकर आ रहा है कंपनी के लिए। और ये जो परिवर्तन है ये 2 साल पहले घोषित किया गया था या पिछले साल? जी नहीं, यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक बात नहीं कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में जो ये परिवर्तन है ये शीतकाल में बात करी थी कि एक ऑफशोर प्राधिकरण जो है वो स्कैम कर सकता है। जैसे यूएई के अंदर हम लोग एआई से पैसा हस्तांतरित बेलारूस में नहीं कर सकते, तो हम लोगों को बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए ये देखना कि हमारे जो यूएई से जो पैसा है वो यहाँ तक पहुंचे, बेलारूस तक पहुंचे, तो हम लोगों को बहुत सारे समाधान निकालने की जरूरत पड़ती है। परंतु हम लोग जो है इसका प्रबंधन तो करते हैं, लेकिन ये हम लोग ये पूरा कर लेते हैं। एक कॉर्पोरेशन को बनाने से चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं, और अब हम लोग बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, जैसे कि पूरा का पूरा विश्व आपके साथ काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने यहाँ पर बात की थी पुनर्गठन के बारे में, पर मैंने कभी भी कॉर्पोरेशन के गठन की बात नहीं की थी, और मैंने ये भी नहीं कभी कहा था। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जो है वो कि राष्ट्रपति जी का जो निर्देश था उसको पूरा करना था, और मुझे ये आभास था कि सरकार इसे पूरा नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए मैंने इसकी जिम्मेदारी उठाई। परंतु मैंने इसको बहुत जो है वो ढोल बाजे के साथ मैंने नहीं बोला, क्योंकि अगर ऐसा करता तो मुझे बंद कर दिया जाता। अगर मैं कहता कि सरकार नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ,
तो मुझे बंद कर देते। तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ये जो लक्ष्य मैंने अपने पास रखा हुआ है और जो कॉर्पोरेशन है वो अंतिम चरण है जहाँ पर हम लोग अब हाई स्पीड की तरफ, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट्सकी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन से नहीं बल्कि ये जो है कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। और पूरा का पूरा जो विचार है कि हाई स्पीड मिन्स्क मॉस्को जो स्ट्रिंग लाइन है उसको बनाने के लिए तो बेलारूस के राष्ट्रपति ने 30 साल पहले इसका समर्थन किया था। डॉक्टर नेल्स की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने अभी हमें कहा कॉर्पोरेशन को लेकर और इस प्रकार के रवैये को लेकर और इस प्रकार के परिवर्तन को लेकर ये सारी की सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें संकट के समय उत्पन्न हुई, परंतु ये तो केवल 6 महीने पहले की बात है। группы компаний और जो घोषणा और जो योजना सामूहिक कंपनियों के लिए थी वो 2 साल पहले कर ली गई थी। जो परंतु आपने इन सभी परिस्थितियों का अनुकूलन किया जहाँ पर आज कंपनी जो थी जिस चरण में भी थी उसका समाधान आपने नवाचार के तरीके से निकाला। तो हमारे निवेशकों को ये समझना होगा कि ये सारे के सारे बदलाव जो है वो हमेशा जो है वो अनुकूलित होते हैं लेकिन मूल योजना के साथ जुड़े रहते हैं। और अभी भी हम लोग ये कह सकते हैं या И вот даже кризисная ситуация, которая была в этом году, она позволила вам, Анатолий Эдуардович... जैसे कहते हैं कि यथार्थवाद में कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो ये हमारे लिए भी बिल्कुल खरा उतरता है। तो हम लोग यहाँ पर वाकई में हम लोग संगठित हैं, हम लोग परिवर्तित हैं और हम लोग सभी जो पार्टियां हमारे साथ हैं उनकी लाभप्रदता के लिए हम लोगों ने किया है। जी हाँ, बिल्कुल ये सभी को पता है कि जो है जब आप पे संकट आता है तो वो अपने साथ अवसर भी लेकर आता है। तो जी हाँ बिल्कुल, और आपदा से अवसर निकलते हैं तो ये आपको मौका देते हैं। और मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा चीजें बता सकता हूँ। जब 2014 में जब हमने क्राउड निवेश को जब हमने शुभारंभ किया तो बहुत मुश्किल समय था, उस समय भी संकट का समय था, भौगोलिक संकट चल रहा था, लिथुआनिया के अंदर जो है वो बहुत मुश्किल था। Поэтому, дорогие инвесторы, партнеры, вот то, что сейчас происходит, мы... तो सभी निवेशक और सभी पार्टनर्स, तो अभी जो हो रहा है वो ये जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और अब हम ये जान पा रहे हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। कॉर्पोरेशन जो है वो सारी की सारी परियोजनाओं को एक पोर्टफोलियो के अंतर्गत लेकर आएगा। ये इंजीनियरिंग के लिए कस्टमर बन सकता है, ये लचीलापन लेकर आ सकता है और साथ ही साथ जो है वो निवेश को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। बड़े निवेशकों की बात कर रहा हूँ और मैं $बिलियन की बात कर रहा हूँ। क्राउड निवेश ऐसा नहीं कर सकता, कॉर्पोरेशन कर सकते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि क्राउड निवेश समुदाय हमारे पास अभी भी बहुत सारी चीजें करने के लिए है। मैं ये कहूंगा कि ये केवल अभी शुरुआत है, क्योंकि जो सफलता है वो सफलता कॉर्पोरेशन की जो सफलता है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगी कि हम लोग कैसे काम करते हैं। और हम लोगों को ये भी दबाव देकर कहना होगा उस संबंध का कि आगे बढ़कर किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का विकास करना है। तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लक्षित परियोजना के साथ उनके लिए फंड्स जुटाते हैं। तो एक लक्षित परियोजना का जो पेबैक का पीरियड होता है, यानी कि उनका जो अंतराल होता है वो 10 साल का होता है। क्या वो इंतजार करेंगे? कॉर्पोरेशन जो है वो तर्कपूर्ण बन जाता है जहाँ पर लाभांश आएंगे एक परियोजना से नहीं बल्कि पूरे पोर्टफोलियो से। और केवल यात्री या मालवाहक यातायात से नहीं बल्कि हाई स्पीड यातायात से भी। और कॉर्पोरेशन जो है वो ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं जिसमें हाई स्पीड भी शामिल है। हमारे पास एक ट्रैक होगा 33 किलोमीटर लंबा जहाँ पर हम परीक्षण कर पाएंगे 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को जांच पाएंगे। हम देख पाएंगे कि पहियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कितनी आवाज के साथ गया, कितनी प्रतिरोधक गति पैदा हुई। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो परीक्षण से होगा और ये बेलारूस में होगा और यूएस में भी नहीं होगा, ये बेलारूस में होगा क्योंकि दूसरे देशों के अंदर ये व्यावहारिक नहीं हो पाता। और यूएस के अंदर जो हाई स्पीड ट्रैक है
उसके अंदर बहुत बड़ी लोगों ने जो है वो लोगों ने उसका काफी ज्यादा जो है वो प्रतिरोध भी किया, क्योंकि मैं एक चीफ इंजीनियर जो हूँ वो मैं बेलारूस से आता हूँ जो कि एक प्रतिबंधित देश है, तो इसीलिए। और उन्होंने कहा कि हम लोग एक प्रौद्योगिकी को क्यों वित्त पोषण दें जो कि प्रतिबंधित देश है, तो इसीलिए हम लोग अपनी कौशलता को स्वयं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसको वहां बनाया तो वो प्रौद्योगिकी हमसे लेंगे और ये मैं नहीं देना चाहूंगा। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तीनों की, यात्री, मालवाहक और साथ ही साथ हाई स्पीड यातायात की भी। और एक बार हाई स्पीड यातायात हम की प्रौद्योगिकी हमारे पास आए तो हम मॉस्को से मिन्स्क कॉरिडोर ही नहीं बल्कि दूसरे कॉरिडोर्स को भी बना सकते हैं, दूसरे देशों में भी जा सकते हैं और यूएस में भी जा सकते हैं। और हम लोग वहां पर भिखारी की तरह नहीं जाएंगे बल्कि एक ट्रेंड सेटर के रूप में जाएंगे। और हम लोग मौजूदा प्रौद्योगिकी के साथ जाएंगे और कहेंगे कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं प्रौद्योगिकी के लिए और आप हमें हजारों बिलियन डॉलर्स दीजिए और हम हाई स्पीड ट्रैक्स बनाएंगे और यूएस को फिर से महान बनाएंगे, नहीं तो हम लोग दूसरे देशों के लाभ के लिए काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यूनिट्स्की, आपका एक बार फिर आपने जो स्पष्टता प्रदान की और फॉलोअप जो आपने किया, हम लोगों की मदद की। और अंत में मैं अपने निवेशकों से यही कहना चाहूंगा कि самой корпорации как в качестве инвестора. Сейчас, коллеги, в данный период времени проходят कि हम लोग जो भाग ले सकते हैं ऑथराइजेशन कैपिटल कॉर्पोरेशन के अंदर, तो अभी कुछ जो है वो कानून के अनुसार चीजें चल रही हैं और हम लोग कुछ निर्णय ले रहे हैं। और एक बार जब ये सारे के सारे चरण पूरे हो जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर यूनिट्स्की ने कहा, तो हम लोग आपको ये जानकारी देंगे कि आप कैसे सहमालिक और निवेशक बन सकते हैं, расширить свой инвестиционный портфель. इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर, और आप अपने पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको ये भी दबाव के साथ कहना चाहूंगा और आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा कि आप अपने शेयर्स को बढ़ाकर, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाकर, ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो स्थापित की जाए। और उसके लिए हम लोगों को जीटीआई और निवेशकों की मदद चाहिए होगी। हम लोगों को ये ऑथराइज्ड कैपिटल की आवश्यकता होगी जहां पर हम लोग मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों को ले सकें। और जब हम लोग इस कंपनी को स्थापित करें तो हम लोग उसके बाद सार्वजनिक कर सकते हैं और कंपनी को सूचीबद्ध कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों को अपने निवेशकों की जरूरत होगी। $3 मिलियन की आवश्यकता पड़ेगी अगले महीने, और सबसे ज्यादा जल्दी हम लोग इसको करेंगे, जितना जल्दी हम बाजार में उतरेंगे उतना जल्दी हम लोग शेयर्स को बेच पाएंगे। तो ये हमारा मुख्य फोकस है। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर यूनिट्स्की आप ये इस बिंदु से ये जोड़ना चाहूंगा। और वित्त पोषण की जहाँ तक बात आ रही है, तो ये जो पैसा है, ये पैसा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए जाता है और उसके बाद वो यूएसटी के ऊपर वापस आता है। जी नहीं, केवल इतना ही नहीं मैक्सिम, बल्कि यूएसटी जो है वो संस्थापक है। तो जो $3 मिलियन जो हैं वो बिलियंस बनकर राजस्व के रूप में कॉर्पोरेशन में आएंगे, और यूएसटी जो है वो पेरेंट कंपनी है कॉर्पोरेशन के लिए, मुख्य कंपनी है। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, और हम लोग यहाँ पर एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। और यूएसटी जो है उसका मुख्य संस्थापक होगा उस कॉर्पोरेशन का, और हमारे निवेशक जो है वो जो कि सहभागी है या जो सहमालिक है वो उससे फायदा पाएंगे। तो जितना जल्दी हम लोग इससे करेंगे उतना जल्दी जो है वो चीजें बेहतर होगी। इसीलिए मैं आपको विशिष्ट तिथियां नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये हम कब पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए खूब पैसा चाहिए, और जो पैसा जो हम लोग जुटा रहे हैं वो सारे के सारी जो है वो कार्य संचालन की लागत में निकल जाता है, अंतिम पाई तक भी। और इसीलिए जितना जल्दी हम लोग ये $3 मिलियन हम लोग प्राप्त कर पाएंगे उतना तेजी हम लोग जो है बड़े बड़े निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि $1 मिलियन या $1 मिलियन जो है वो निवेश कर सकते हैं। यदि किसी जमींदार के पास अगर वो $1 मिलियन जो है वो निवेश कर सकता है अपने लिए, तो मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ भी $1 मिलियन की राशि कुछ भी नहीं है, और ये कुछ महीनों में हो सकता है। और हम लोगों को यहाँ पर दर्जनों साल लगे कि हम लोग जो है इतनी ज्यादा मूल्य को धन उगाने के लिए।
तो जब तक हम लोग इन परिसंपत्तियों को स्पष्ट रूप से ले नहीं सकते तब तक हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते कि कोई निवेशक जो है वो कैसे शेयर्स खरीद सकते हैं जब ये कंपनी ने अभी तक अपनी ऑथराइज कैपिटल ही स्थापित नहीं की है। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पर यही आपको बताना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये वाकई में एक बढ़िया उदाहरण है स्केलिंग का। और जैसा कि डॉक्टर इसकी बता रहे हैं निवेश के बारे में, तो तो यहाँ पर कार्य संचालन की लागत जो है वो पाई तक जो है वो खर्च हो जाती है कार्य संचालन के अंदर, क्योंकि हम लोग अपना आकार बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ लागत भी बढ़ रही है और उसके लिए फंड्स की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अंततः ये जो स्केलिंग है, ये स्केलिंग ये दорогие राजस्व लेकर आ रही है जो कि कितने गुना जो है वो कितने गुना आपको रिटर्न प्रदान कर सकता है जो भी आपने निवेश किया है। तो दोस्तों एक बार फिर हम लोगों ने देखा कि 6 महीने के भीतर हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल की है और अब हम लोग एक नए स्तर के ऊपर बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम यूएसटी के स्केलिंग की बात कर रहे हैं, एक नए स्तर की बात कर रहे हैं, क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जुड़ना है। तो मैं सभी सहभागियों को बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निस्की आपका, आपने भाग लिया, आप यहाँ पर आए और डॉक्टर निस्की को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं अपने इमोजीज के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो बहुत सारे सकारात्मक फीडबैक हमारे फीडबैक जो है हमारे निवेशकों से आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। और